नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी वर्ण व्यवस्था। आज जो जाति धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, इतने समाज में बटी हुई हमारी जातियां, क्या इतिहास में पहले भी ऐसे ही बटी हुई थी हमारी जातियां? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि क्या हमारा जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अन्य प्रकार की जातियां थी, क्या ये जातियां आज भी वैसी हैं कि पहले वैसा था? आज कितने प्रकार में जातियां बढ़ चुकी हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे जो मनुस्मृति है उसमें क्या बताया गया है, कैसे जन्म के आधार पर बांट दिया गया है और आगे चलकर ये कैसे जाति व्यवस्था के रूप में बन जाता है और लोग आपस में भेदभाव करने लगते हैं। तो बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और आपको बताते हैं पूरी इसकी हिस्ट्री। आइए चलते हैं इतिहास के जड़ तक। अभी मजा आएगा ना। हमारे ऋग्वेद के अनुसार वर्ण व्यवस्था, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन आपको मिलेगा। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र था। वर्ण व्यवस्था अपने समय, चाहे वो वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, दोनों समय वर्ण व्यवस्था चार ही प्रकार की थी। पहला ब्राह्मण था। ब्राह्मण का कार्य था यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, वेद पुराण पढ़ना, लोगों को शिक्षा देना, मार्गदर्शन करना। उस समय सामाजिक तौर पर ब्राह्मण को मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था। और दूसरा हमारा क्षत्रिय होते थे, जिसका काम सामाजिक तौर पर लोगों की रक्षा करना, उसमें हो रहे लड़ाई झगड़ा का एक दूसरे को सॉल्यूशन करना, न्याय देना और लोगों की आर्थिक गरीबी और उनसे जो जूझ रहे हो उनकी सामाजिक पीड़ा को समझना और उनका निवारण करना, ये सब हमारे क्षत्रिय के कार्य थे। सामाजिक तौर पर इसे रक्षक के रूप में देखा जाता था। तीसरे हमारे वैश्य आ जाते हैं। वैश्य उसे कहा जाता था जो व्यापार करते थे, किसानी होते थे, अर्थशास्त्री होते थे, वो वैश्य के अंतर्गत आते थे और इनका कार्य व्यापार के रूप में देखा जाता था। ये सामाजिक तौर पर व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। चौथा शूद्र। शूद्र वो होते थे जो इन तीनों जातियों की सेवा करते थे और शूद्र का काम सिर्फ मजदूरी करना, दिहाड़ी पर मजदूरी करना इन तीनों के और अंडर में काम करना, वो शूद्र होते थे। उन्हें कभी ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया, वो निचले स्तर में ही रहे। वैदिक काल के अनुसार अगर माना जाए तो ये वर्ण व्यवस्था ये जन्म पर नहीं बल्कि उनके कार्य और गुण पर आधारित था। अगर जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा, उसका गुण, उसका विचार वैसा रहेगा, वो उस पर बांटा जाएगा। उसको उस अनुसार वर्ण में परिवर्तित होने का अधिकार था। वो उस वर्ण में जाकर अपना उस अनुसार कार्य कर सकता था। ये तो मैंने बात की वैदिक काल की। अब आते हैं, जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे उत्तर वैदिक काल आया और इसमें जाति व्यवस्था जो थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसे हम के योग पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर बांट दिया गया और उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति का जन्म हुआ, मनुस्मृति का निर्माण हुआ। मनुस्मृति के निर्माण करने वाले ऋषि मनु थे। ऋषि मनु ने मनुस्मृति का निर्माण किया। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक कहा जाता है, ऐसा इसका टाइम पीरियड होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बात किया कि उस समय चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मनुस्मृति में यह दर्शाया गया कि मनुस्मृति में अगर ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही रहेगा, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का उसके पास ज्ञान हो या ना हो, वो अगर ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही रहेगा। और अगर कोई वैश्य या शूद्र जाति का हो, अगर कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले फिर भी वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता। ऐसा मनुस्मृति में दर्शाया गया, क्योंकि मनुस्मृति में यहाँ काम के योग पर नहीं, उसके कर्म और गुण के योग पर नहीं, बल्कि इसमें जाति के आधार पर बांट दिया गया। क्योंकि ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही बनेगा, तो वो जाति के आधार पर ही बांट दिया गया इसे। ये हम गीता के बारे में इसमें थोड़ी चर्चा कर लें। गीता के अगर आप अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 में देखेंगे तो वहां पर भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और उस समय वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म और उसके गुण के आधार पर बांटा गया था। तो आप गीता में भी ये देख सकते हैं। हमारे बीच में इससे लोगों के बीच में काफी सारी जातियां उभर के आई, जिससे जो उच्च वर्ग के लोग जातियां जो बने उनका दबदबा बना रहा और जो नीच जाति के लोग रहे उनका दबदबा नीचे ही रह गया, वो कभी भी ऊपर उभर ना पाए, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था हो गई और लोग तानाशाह बन गए अपने जाति में। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और उसके गुण पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति के आधार पर यहाँ उसका जन्म के आधार पर हो गया और लंबे समय तक जन्म के आधार पर ही ये बरकरार रहा। दरअसल दोस्तों वैदिक काल में तो वर्ण व्यवस्था अपने
चरण सीमा पर काफी अच्छी खासी थी। यहाँ लोगों के कार्य और गुणों पर इसका विभाजन किया जाता था। ये लचीला होता था और इसे कोई भी वर्ण अपने एक दूसरे वर्ण में कन्वर्ट हो सकते थे, क्योंकि यहाँ कार्य और उसके गुण पर आधारित था। अगर कोई ब्राह्मण चाहे वो पूजा पाठ ना करवाना चाहे, वो चाहे मैं क्षत्रिय बन जाऊं, लोगों की सेवा करूं, या वो चाहे कि मैं वैश्य बन जाऊं, मतलब कि एक तरह से व्यापार करूं, तो वो बन सकता था, क्योंकि यहाँ उसके कार्य और गुण पर आधारित है। क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है, वो अपने डायरेक्शन में उसका कार्य करना चाहता है, तो वो इस जगह पर अपना जाति, अपना जो वर्ण था उसे बदल सकता था। लेकिन जब मनुस्मृति का निर्माण हुआ तो उस समय यह बताया गया कि कोई भी लोग अब अपना वर्ण नहीं बदल सकते हैं। जो जिस वर्ण में पैदा हुए हैं वो उसी वर्ण में रहेंगे, उसी कुल में रहेंगे, और वो किसी वर्ण में दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाति भेदभाव का काफी ज्यादा हो गया, क्योंकि मनुस्मृति के द्वारा यह कहा गया कि अगर ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा है तो क्षत्रिय ही बनेगा। भले उसके पास किसी प्रकार का ज्ञान, युद्ध कौशल हो या ना हो, फिर भी वो वैसा ही कहलाए। तो दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वैदिक काल की जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो बढ़िया था, या उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था था वो बढ़िया था? आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं? आप कौन से बातों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वैदिक काल को या उत्तर वैदिक काल को? और आज भी देखा जाए तो हमारे देश में आज भी ये जो वर्ण व्यवस्था है, आज जाति के आधार पर कई सारी जातियां में टूट चुकी है और लोगों का भेदभाव आज भी बरकरार है। तो हमें अपनी दिमाग को विकसित करना होगा, अपनी सोच को बदलनी होगी, और यह जानना होगा कि हम लोग कोई जाति में बटे हुए नहीं है, बल्कि एक ही हैं। लोगों ने, इस समाज ने इसे बना दिया और अलग अलग जाति में इसे बांट दिया गया। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि कौन वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो अच्छा था, या उत्तर वैदिक काल का जो वर्ण व्यवस्था था वो अच्छा था। और मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियां और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो मैंने इससे पहले बनाई थी। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद। टेक केयर। नमस्कार।